हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है। अभिनंदन है। टॉप 50 साइकोलॉजी मॉडल पेपर श्रृंखला का यह हमारा 6 मॉडल पेपर है। इससे पहले साइकोलॉजी के 5 मॉडल पेपर करवाए जा चुके हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और यह हमारा 6 मॉडल पेपर है। साथ साथ में आप अपना मूल्यांकन भी करते जाएं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। ये बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। जैसे जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और ये मॉडल पेपर में भी 30 क्वेश्चन हैं। साथ साथ मूल्यांकन करते जाएं और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर पहला, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचाता है? एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचाता है? नंबर 1, सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक अच्छे विद्यालय जो है वो किससे बचाता है? सामाजिक जिम्मेदारी से। सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बचा सकता है? सामाजिक जिम्मेदारी निभाना सिखाता है विद्यालय। लैंगिक समानता के बारे में बात करता है। लैंगिक पक्षपात, ये कोई विद्यालय नहीं सिखाएगा कि हमें लैंगिक पक्षपात करना चाहिए, चाहे बालिका हो या बालक, हमें लैंगिक पक्षपात को मिटाना है। ये हमारे विद्यालय का उद्देश्य होता है। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहते हैं? धनात्मक अंतरण, क्षैतिक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण? तो हमारा ऑप्शन होगा ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण। यहाँ पर अगर ऊर्ध्व अंतरण की बात करें तो ऊर्ध्व अंतरण का मतलब होता है कि एक जगह से सीखा हुआ या प्रशिक्षण द्वारा सीखा हुआ ज्ञान, अपना ज्ञान उच्च स्तरीय कार्य में किया जाए। जैसे यहाँ पर जोड़ के पास उसका पूर्व ज्ञान था और उसने गुणन के सवालों को हल किया, यानी कहीं ना कहीं उसने उच्च स्तर में अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो ऊर्ध्व अंतरण का मतलब ये हो सकता है कि जो ज्ञान सीखा गया है उस ज्ञान को उच्च स्तरीय कार्य में लगाना, इसको ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया है। तो पियाजे की 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं थी। एक संवेदीगामक, प्रासंक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये तीसरी अवस्था है। इसमें बताया गया है निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। ये जो प्रयोग है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, मूर्त संक्रियात्मक का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर,
कक्षा में एक इंडोर गेम का आयोजन करवाकर, कहानी कथन विधि द्वारा कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, जिससे बच्चों में क्या होगा, तत्परता का स्तर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या नैतिक क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा नैतिक दुविधा। इस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नैतिक दुविधा। क्वेश्चन नंबर 6, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उसके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, वैयक्तिकता एवं विनिमय अभिमुखता या सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता। तो इसका ऑप्शन सही होगा वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता, वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। क्वेश्चन नंबर 7, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। भाषाई बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या वैयक्तिक बुद्धि। तो बताया गया है स्वयं की भावनाओं एवं संवेगों को नियंत्रित करने के लिए कौन संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 8, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं। उपलब्धि, परीक्षा, आकलन या नैतिक क्रिया। तो यहाँ बताया गया है शिक्षक द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए, शिक्षक द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होगा, आकलन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कब माना जाता है। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवांशिक का एक सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता का एक सामाजिक संरचना माना जाता है प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या स्थायिक। तो आनुवांशिकता जो है वो स्थायिक संरचना माना जाता है। स्थायिक का मतलब होता है कि ये वंश दर वंश बढ़ती रहती है। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आरबी कैटल ने दो प्रकार की बुद्धि बताई हैं, एक तरल बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि। वंशानुगत कारकों के, पर्यावरण कारकों के, बौद्धिक कारकों के या सामाजिक कारकों के।
तो यहाँ पर जो आरबी कैटल ने तरल बुद्धि बताई है वो वंशानुगत कारकों से होती है, यानी वो जन्मजात होती है। वो कैसी होती है? जन्मजात। जबकि जो ठोस बुद्धि होती है वो अर्जित होती है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता, माता पिता की असफलता। तो अगर एक शिक्षार्थी असफल होता है तो वो पूरा विद्यालय असफल होता है। ये याद रखिएगा कि अगर एक विद्यार्थी आपका अगर असफल हो जाता है तो पूरा सिस्टम असफल हो जाता है, पूरा विद्यालय असफल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से लोगों की आशाएं व इच्छाएं पूरी करने के लिए सही या गलत का निर्णय लेता है। कौन सी अवस्था है? कोहल वर्ग ने 3 चरण और 6 अवस्थाएं बताया था। तो इसमें लोगों की आशा एवं इच्छा पूरी करने के संदर्भ में गलत या सही का निर्णय लेता है। किस अवस्था में होता है? ये सेकेंड अवस्था में होता है, ये याद रखिएगा। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? बताया गया है कि 40 मिनट की कक्षा में मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वैयक्तिक पर ध्यान देकर कक्षा में समांगी समूह बनाकर सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कक्षा विशेष योग्य विद्यार्थियों की जिम्मेदारी देकर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारक या सततता। तो सृजनात्मकता में जो होता है लचीलापन भी होता है, मौलिकता भी होती है और सततता भी होती है, लेकिन विस्तारक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? पठन की, लिखने की, चित्रकला करने की या सुनने की। तो डिस्ग्राफिया मुख्यतः जो होता है वो लिखने संबंधी कठिनाई का अनुभव होता है। इसी प्रकार डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया भी होता है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करने, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? सीखने की इच्छा, सीखने में आवेष्टन, आकांक्षा का स्तर, समूह से अलगाव। तो जो अभिप्रेरित बालक होगा वो समूह से अलगाव नहीं चाहेगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो अभिप्रेरित बालक होगा वो समूह में कार्य करना, पढ़ना, खेलना पसंद करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रायड के विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? फ्रायड के अनुसार बताया गया है कि प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था, सेशनावस्था। तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था,
सुषुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था भी कहते हैं, इसको सुषुप्तावस्था भी कहते हैं। और एक होता है जनिक अवस्था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा विद्यालय अवस्था, विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय आयु के बारे में बताया है। तो अव्यक्तावस्था या इसको सुषुप्तावस्था भी कहते हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो हमारा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 6 से 12 तक की अवस्था होती है। ये भी याद रखिएगा कि फ्रायड ने 5 प्रकार की विकास की, जो मनोलैंगिक आधार पर विकास की अवस्थाएं दी हैं, वो 5 प्रकार की हैं। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, या आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बताया गया है गिरोह अवस्था किससे संबंधित है। 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो गिरोह अवस्था मुख्यतः बाल्यावस्था के बीच होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बाल्यावस्था के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो यहाँ पर तृतीय अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो जो पियाजे की तृतीय अवस्था है वो मूर्त संक्रिया अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रिया अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, रुचि, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है विषय वस्तु का स्वरूप। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य, प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य पूछा गया है, तो इसमें सामाजिक मूल्य हो जाएगा सहायतापरक व्यवहार, एक सामाजिक मूल्य है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, या प्रकार्यात्मक स्थिति। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा स्वतः शोध। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो बताया है कि जो प्राथमिक या मुख्य नियम है वो 3 है, उसके बाद 5 इसके गौण नियम या द्वितीयक नियम है। तो सहचार्यात्मक, स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो ये जो 3 हैं ये इनके प्राथमिक नियम है, जबकि सहचार्य स्थानांतरण का नियम हमारा द्वितीयक या गौण नियम है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा व्यवहार, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव का है। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, या चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूता जो स्किनर का सिद्धांत है इसका दूसरा नाम नैमित्त अनुबंधन भी है। इसका दूसरा नाम
नियमित अनुबंधन भी है। ये कई बार कई टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। इसमें बताया गया है कि विशेषता नहीं है। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।